चलो अपन देख रहे थे लोकपाल, ये लोकपाल का वीडियो नंबर 2 आ गया। पहले अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, अपन देखते हैं जुरिडिक्शन। तो जुरिडिक्शन के दायरे में कौन कौन, सबसे पहले अपन देखते हैं पीएम है। अब थोड़ा एलोबरेट में देख लेते हैं कि लोकपाल के दायरे में कौन कौन है। ये अपन को लिस्ट कहाँ मिलती है, सेक्शन 14 ऑफ लोकपाल एक्ट 2013। इसमें ये लिखा हुआ कौन कौन दायरे में आते हैं और इनके तहत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो कार्रवाई बनती है वो इनके ऊपर होती है यदि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस सिद्ध होते हैं तो। आज सबसे पहले अपन देखते हैं पीएम जो दायरे में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन पीएम दायरे के अंदर है, और पीएम कौन सा, पास्ट और प्रेजेंट, एक्स या प्रेजेंट दोनों पीएम दायरे में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मिनिस्टर, वही एक्स या प्रेजेंट, एमपी एक्स या प्रेजेंट, एमपी राजस्व लोकसभा दोनों, ऑफिसर सभी ग्रेड ए बी सी डी एक्स या प्रेजेंट। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्स या प्रेजेंट, क्योंकि जैसे अब नेक्स्ट अपन स्टेट के अंदर जैसे राजस्थान में देखेंगे लोकायुक्त, लोकपाल मैंने एलपी में लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, और लोकायुक्त में एलवाई के अंदर लिखते हैं। तो राजस्थान के अंदर लोकायुक्त जो है वो जो रिटायर्ड जो है ना एम्प्लॉयज, सेवानिवृत्त, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं अपन लोकपाल की, तो वो एक्स पे भी काम करता है, मतलब रिटायर्ड पे भी काम करता है, सभी ए बी सी डी सभी ग्रुप में। ठीक है, तो ये ध्यान रखो आप। फिर चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, जैसे अपन खास तौर पर जैसे देखते हैं जितने भी अपन ने कमीशन देखे, स्टेचुटरी बॉडीज देखी, वो भाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना। ऐसे मिनरत्न, महारत्न, नवरत्न सब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनती हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है, एम्स वगैरह सब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती हैं। या जो सेंटर के द्वारा फाइनेंस होती है फुल्ली या पार्शियली, जैसे बोर्ड होते हैं, कॉरपोरेशन होते हैं, कंपनीज होते हैं। कॉरपोरेशन में बताया मिनरत्न, महारत्न, नवरत्न, ऐसे अथॉरिटीज़ हैं। जैसे अपन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वो। फिर सोसाइटीज़ होती हैं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होती है। ट्रस्ट होते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, जैसे जो फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान के अंदर होता है राजस्थान रोडवेज कॉरपोरेशन है ना, इसमें जैसे दिल्ली में दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन। ऐसे डेयरी जैसे मदर डेयरी, जैसे राजस्थान में सरस डेयरी देखते हैं। ऐसे इनके मेंबर्स एक्स या प्रेजेंट है ना, पास्ट और प्रेजेंट दोनों। फिर फॉरेन डोनेशन इनके डायरेक्ट के द्वारा रिसीव की जाती है अगर 10 लाख से ज़्यादा, डायरेक्टर एक्स या प्रेजेंट जो भी हैं, तो 10 लाख से ज़्यादा अगर उनको फॉरेन डोनेशन मिलती है तो वो सब इसके दायरे में आती है। किसके, अपने लोकपाल में। ये फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं, FCRA है ना। ये 10 लाख से अगर डोनेशन ज़्यादा, डायरेक्टर, ये बाई डायरेक्टर है ना, डायरेक्शन से नहीं, बाई डायरेक्टर्स या मेंबर्स ने अगर 10 लाख से ज़्यादा फॉरेन डोनेशन लिए तो वो लोकपाल के दायरे में आता है। अब देखो यहाँ तो समझने वाली बात है ना जो इम्पोर्टेंट, एक तो पीएम है और दूसरा रिटायर्ड ABCD के सभी अधिकारियों कर्मचारी सभी इस लोकपाल के दायरे में आते हैं। और इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फाइनेंस्ड पार्शियली या फुल्ली बाय पार्लियामेंट। ठीक है ना, ऐसे तो कई मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंस्ड होते हैं सेंटर से पार्शियली, तो वो भी इसके दायरे में आते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आता है दायरे वाला काफ़ी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर अपन देखते हैं कि कौन दायरे में नहीं आते हैं, इसका नेगेटिव भी अपन को पता होना चाहिए। नॉट विद इन जुरिडिक्शन या जुरिडिक्शन नॉट ऑन, है ना, वो कौन कौन है। पीएम, अभी अपन देख रहे हैं सर पीएम तो आता है ना, फिर ये पीएम यहाँ कौन सा नहीं है। यहाँ पे आप देखो क्या पीएम डिसीजंस रिलेटेड टू करप्शन इन, कि पीएम के डिसीजन जो कि करप्शन से रिलेटेड है किन में, इंटरनेशनल अफेयर्स में। आप बोलो अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर पावर पैक्ट हुआ उसमें गड़बड़ हुई, नहीं, ये चार्ज नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है ना, आप देखो कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय करप्शन, अरे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर जैसे अपन जैसे देखते हैं कि पब्लिक ऑर्डर जिसमें कोविड के समय में वो, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड एंड स्पेस, इन सच केसेस, मतलब ये क्या है पीएम के अगेंस्ट में इन सच केसेस में करप्शन के मामले में सुनवाई नहीं हो सकती। अगर इन केसेस में सुनवाई करनी है तो फुल बेंच ऑफ लोकपाल। ठीक है, फुल बेंच का मतलब हो गया 5 से ज़्यादा सदस्य, जो 8 है ना, 5 से ज़्यादा उपस्थित हो, और ये तो इनिशिएट करेंगे और 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी उसको अप्रूवल करेगी, तब जाके पीएम के अगेंस्ट में ये शिकायत जो इन मामलों के अंदर इंटरनेशनल अफेयर्स, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इनके अंदर अगर करप्शन संबंधी मामला है तो इस कंडीशन में पूरा होना चाहिए। इनिशिएट करेगी फुल बेंच और फाइनल डिसीजन लेगी मेजोरिटी, मतलब 2/3, और फुल बेंच का मतलब 5 से ज़्यादा। फिर कोर्ट के ऑफिसर्स जो हैं, कोर्ट जैसे अपन ऑफिसर्स देखते हैं भारत में, जितने प्रकार के अपन कोर्ट में हायरार्की देखते हैं वो इसमें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी। फिर ये 3 अपने डिफेंस फोर्सेज आ गई, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके ऊपर या इनके पर्सनल्स के ऊपर ये लागू लोकपाल नहीं हो सकता, कोस्ट गार्ड, नेवी का हिस्सा। फिर देखो, कैन नॉट इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स अगेंस्ट इट्स ओन चेयरमैन या मेंबर।
1+8 के अगेंस्ट में नहीं हो सकती, वो तो आपने चोर को चौकीदार बना दिया, अगर अगेंस्ट में जाएगी फिर ये। फिर कैन नॉट इंक्वायर इनटू केसेस ओल्डर देन 7 ईयर्स। अभी मैं बात कर रहा था एक्स पीएम की, तो कौन से लास्ट 7 साल के अंदर जो है ना, लास्ट, भाई सीरीज बात है, जो ऐसे पीएम जिन्होंने ऐसी घटना पे तो चर्चा करेंगे जो लास्ट 7 साल के अंदर घटित हुई, तो सीधी सी बात है 7 साल में जो पीएम रहे वही तो आएंगे दायरे के अंदर। एक्स जब हम बात कर रहे हैं, सभी पीएम नहीं, मतलब अभी जो घटनाएं चल रही हैं उनमें इन ऐसी घटना पिछले 7 साल की जो घटना है ना, उनसे रिलेटेड जो भी पीएम है वो इसके दायरे के अंदर आ जाएंगे बात इनमें से। ठीक है, तो ये 7 साल वाला अपन को ध्यान रखना। आप ये मत चिपका देना सभी भूतकालीन प्रधानमंत्री, अरे गड़बड़ हो जाएगी यार, नहीं, और राष्ट्रपति नहीं लिखा हुआ उसमें, प्रधानमंत्री है। फिर 30 डेज इंक्वायरी की, इंक्वायरी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज शिकायत के। फिर असेट डिक्लेरेशन, इसी की इफेक्ट के द्वारा ही पब्लिक अथॉरिटी जो असेट डिक्लेयर करते हैं अपनी, आपने अखबार में भी आया था, अभी देखा होगा, 30 जनवरी तक, मतलब 31 जनवरी तक करना होता है, जनवरी महीने के अंदर करंट अफेयर्स में। फिर अपील इन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन ये है कि लोकपाल के डिसीजन के अगेंस्ट में क्या अपील की जा सकती है क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे आप देखो, अपन इसके 2 आंसर है। थ्योरेटिकली अगर अपन देखें, थ्योरेटिकली तो ये नहीं है, और प्रैक्टिकली अपन देखें तो ये होती है। थ्योरेटिकली का मतलब है कि एक्ट जो है 2000 वाला एक्ट, इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि अपील कैन बी मेड अगेंस्ट डिसीजन ऑफ लोकपाल इन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में अपन देखते हैं तो ये हुआ है, अपील की जा सकती है ना, बिल्कुल वैसे सूचना वाला ही तरीका है यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछे होती है कि नहीं होती है, तो अपना आंसर है यस होती है। होगी किन केसेस में, कि अगर कोर्ट को लगता है कि लोकपाल के किसी डिसीजन ने मतलब काउंटर किया या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है लोकपाल के किसी डिसीजन ने, तो ऐसे डिसीजन लोकपाल के चैलेंज होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, रिट ज्यूरिडिक्शन के तहत केवल। ठीक है ना, रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 2 to 6 के तहत। हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन ज़्यादा वाइड है, अदर पर्पजेज वर्ड जुड़ा हुआ उसमें से। तो अपील कैन बी मेड, यस। A decision by the Lokpal of India can be challenged in the High Court or the Supreme Court, typically through writ jurisdiction, even though the Lokpal and Lokayukt Act does not provide a specific statutory appeal process. तो ये मैं कह रहा हूँ, थियोरेटिकली एक्ट के अंदर नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। The Supreme Court has actively reviewed and stayed Lokpal order concerning its jurisdiction over judges. समझ गए? ऐसे मतलब जजेस से संबंधित इश्यूज में स्टे किया, तो कहने का मतलब ये चैलेंज किया जा सकता है लोकपाल का डिसीजन। की डिटेल्स क्या है, नो स्टैट्यूटरी अपील क्या है, द ऑफिशियल लोकपाल एफएक्यू स्टेट्स दैट देयर इज नो प्रोविजन टू लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट फॉर अपील रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर्स। समझ, मतलब रिकंसिडर मतलब खुद भी अपने डिसीजन को रिकंसिडर नहीं कर सकता लोकपाल, जैसे सूचना आयोग में था वैसे। फिर जुडिशियल रिव्यू, डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट थ्रू ए रिट ज्यूरिडिक्शन, एग्जांपल अंडर आर्टिकल 226 बाय हाई कोर्ट एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द ऑर्डर वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स और इट इज लीगली अनसाउंड डिसीजन, लीगली अनसाउंड है तो। ठीक है, तो ये अपील वाला अपन को कॉन्सेप्ट समझ में रखना है। मैंने दोनों चीज़ समझाई आपको, सेम चीज़ सूचना आयोग के अंदर लागू थी। फिर अपन देखते हैं कि चलो लोकपाल बना तो दिया, लेकिन कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं इसके अंदर, जैसे क्या है, सू मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, कंप्लेंट करना जरूरी है तभी ले पाएगा। फिर फोकस ऑन कंप्लेंट्स नॉट ऑन सब्जेक्ट, है ना, कि भाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई, लेकिन भाई कितने का है, किस लेवल का भ्रष्टाचार है, वो सबके ऊपर फोकस नहीं है। मतलब कहना वाला मात्रा फोकस है, क्वालिटी फोकस नहीं है। फिर फेक, फ्रिवुलस, विकेशियस कंप्लेंट्स, मतलब फर्जी कंप्लेंट जो है, विकेशियस मतलब उकसाने वाली, तो इनके लिए सज़ा बहुत ही मिनिमम है, जैसे 1 साल की जेल या 1 लाख का फाइन। ठीक है, जबकि और बढ़ाई जानी चाहिए। अननेम्ड कंप्लेंट्स, गुमनाम शिकायतें होती हैं। ठीक है, हालांकि एक्ट के तहत उनकी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये होती है। तो कहना मतलब अभी कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में, वो डर है कि अगर मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी तो शायद दिक्कत हो जाएगी। फिर इंक्वायरी ओनली ऑफ 7 ईयर ओल्ड इवेंट्स, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था, है ना, तो 7 ईयर। भाई फिर इनका कहना है कि अगर ज़्यादा का मले लेंगे तो ज़्यादा का एविडेंस कहाँ से लाओगे, प्रूव भी तो करना है ऐसे। फिर ओपेक डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट पीएम, जैसे मैंने बताया था कि अगर करप्शन चार्जेस जिन मैटर्स में अपन को मतलब इनिशिएशन फुल बेंच और 2/3 मेजोरिटी से, उनमें ओपेक है, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं होती, मिनट्स नहीं मिलती, ऐसे। इसमें 2-3 बिंदु और जोड़ लो कि नेचर किस तरह का है इस इंस्टीट्यूशन का, जैसे अपन हमेशा देखा कि स्टैच्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। नेचर स्टैच्यूटरी मतलब वैधानिक, क्योंकि एक्ट से बना है, 2013 के एक्ट से। और एडवाइस जो है इसकी वो क्या है, वो बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग इन नेचर, एडवाइजरी नेचर है। तो इसी कारण से ये क्या हो जाता है, ये क्वासी जुडिशियल हो जाता है, अर्ध न्यायिक, पनिशमेंट नहीं दे सकता। मतलब फेक के लिए है पनिशमेंट, तो जेल 1 साल की या 1 लाख,
वैसे नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये इस तरह का अपन को इसका इंस्टीट्यूशन का नेचर और उसको एडवाइस का नेचर भी हमको ध्यान में रखना है। तो ऐसे करके अपना शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक था लोकपाल। बुक से ज़्यादा इसमें मैटर आपके पास है क्योंकि इसमें एक्ट इसमें समाया हुआ है, ओरिजिनल जो एक्ट है वो। तो ऐसे इसको देखो, फिर जैसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं अरिहंत अपने लूसेंट के अंदर, तो उससे इसको आप एनरिच करो तो सब चीज़ आपको समझ में आएगी। इसमें अच्छे अच्छे जो फैक्ट हैं, एक तो वो जो एग्रीगेट 5 ईयर्स का जो टेन्योर है, मेंबर के रूप में जो टेन्योर हो गया वो चेयरमैन के रूप में जब आया तो टेन्योर गिना जाएगा। फिर मिनिमम एज जो है वो 45 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 75 ईयर्स और टेन्योर 5 ईयर्स। एग्रीगेट जो टेन्योर मैंने बताया 5 ईयर्स को ध्यान रखो। एक अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा। एक जुरिडिक्शन में कौन कौन आता है, तो पीएम जुरिडिक्शन में आते हैं, लेकिन पीएम के अगेंस्ट में करप्शन की शिकायतें हैं, अगर वो शिकायतें रिलेटेड हैं इंटरनेशनल अफेयर्स से, करंट एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, है ना, इनसे, पब्लिक ऑर्डर से, तो उन पे सुमोटो मतलब सॉरी उन पे इनिशिएशन करने के लिए फुल बेंच चाहिए अपन को और डिसीजन के लिए मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, 2/3 से ज़्यादा 2/3 मेजोरिटी। ये चीज़ें, और सुमोटो कोग्निजेंस तो है ही नहीं इसके अंदर ऐसे। और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की जैसे अपन बात करें तो यहाँ हो सकता है अगेंस्ट, लेकिन वो जिस इवेंट के ऊपर आप चार्ज है करप्शन का, वो इवेंट 7 साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके रिटायरमेंट के 7 साल के अंदर अंदर तक आप पे कार्रवाई की जा सकती है। 7 साल से पुराना अगर हो गया रिटायरमेंट से, तो 2020 के अंदर कोई रिटायर हुआ तो 2027 तक उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 7 साल पुराना इवेंट नहीं होना चाहिए जिसकी आप कंप्लेंट कर रहे हो। आया ना यहाँ पे, कैन नॉट बी अगेंस्ट 7 ईयर ओल्ड्स ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके अपना शॉर्ट एंड स्वीट लोकपाल था। क्वेश्चन वगैरह देखो, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे देखते हैं एक बार लोकायुक्त, ये अपने लोकपाल देखा सिर्फ। ओके ओके।